क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न चित्र में Q1, Q2, Q3 दिया हुआ है, तो गॉसियन पृष्ठ S1, S2, S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ये चीज़ पूछ रहा है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसका छूटा वो देख लेगा। इसमें क्वेश्चन यही है कि ये सरफेसेस है, ये तो मैंने अलग से बना दी S4। क्वेश्चन में S1 सरफेस है, S2 सरफेस है, S3 सरफेस है। तो S1 से एसोसिएटेड या S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा, S1 सरफेस को एक कमरा मान लो, कमरे के खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दो, उसके अंदर ढूंढो कोई आवेश तो नहीं है। जो अगर आवेश मिल गया तो आवेश को ऊपर रखो बटे के, नीचे एप्सिलॉन नॉट रखो, बस वही वैद्युत फ्लक्स होगा। तो S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई S1 इक्वल टू Q1 अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q1 इसके अंदर है। इसी प्रकार से S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा फाई S2 ये हमारी सरफेस है। अब इसको चारों तरफ से हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर ढूंढेंगे कौन कौन आवेश है। यहाँ पे Q1 और Q3 है, तो Q1 प्लस Q3 जोड़ के ऊपर रख दिया और भाग दे दिया किसका, फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट का। तो ये S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब सरफेस S3, ये वाली सरफेस S3 ये सारी बंद सरफेस होगी। ठीक है, ध्यान रखना हो कहीं से अगर खिड़की दरवाज़ा खुला है तो मान्य नहीं होगा ये रूल। ठीक है, तो यहाँ से S3 के से संबंधित इसी प्रकार से फाई S3 होगा। S3 से अंदर कौन कौन सा आवेश, S3 के अंदर Q1 भी है, Q2 भी है, और ये वाला Q2 और ये Q3 भी है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। मैंने एक सरफेस अलग से बनाई है S4 के अंदर जब ढूंढोगे तो एक भी आवेश नहीं दिख रहा है इसके अंदर, बाहर से कोई मतलब नहीं होता। तो अब 0 अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो S4 से संबंधित वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि L भुजा वाले घन के केंद्र पर बिंदु आवेश प्लस Q रखा गया है। तो पार्ट ए में कह रहा है कि घन के पार्ट ए में भी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ किसी एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बी में कह रहा है क्या फ्लक्स का मान घन की भुजा पर निर्भर है। और सी में कह रहा है यदि बिंदु आवेश को घन के भीतर केंद्र से हटाकर अन्यत्र रख दिया जाए तो फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीन चीज़ें पूछ रहा। ये घन है, इसके सेंटर पर, ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है पहला पार्ट कि संपूर्ण पृष्ठ से फाई संपूर्ण। हेलो सर। हाँ बोलो। तो ये कहानी है, तो फाई संपूर्ण पूछ रहा है, सभी पृष्ठों से मिलाकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको बताओ। ये तो पार्ट 1 हो जाएगा। अब पार्ट 2 पूछ रहा है किसी एक फलक का फाई एक फलक। तब नहीं आया था मैसेज। इसमें जो है मैसेज आया, चलो। यहाँ पे जो है ये घन है, घन की 6 दीवारें होती हैं। एक तो ऊपर का छत हो गई, एक नीचे की फर्श हो गई, या 4 दीवारें, टोटल 6 होते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ मिला के बनेगा 6 को मिला के। तो फाई संपूर्ण जो निकलेगा, सबको बंद करेंगे तभी तो मिलेगा जो फ्लक्स को टोटल मिलेगा। तो Q इन बटे में एप्सिलॉन, 6 के 6 दीवार को कवर कर दिया है, तो अंदर प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q अपान में एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, सारे खिड़की दरवाज़ा बंद कर देंगे, देखेंगे आवेश कितना अंदर मिल रहा है। इसके बाद अगर एक फ्लक्स से निकालना है हमको, तो एक फ्लक्स से कितना गुजरेगा फ्लक्स। 6 का तो ये है, तो किसी एक के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए 6 का भाग दे देंगे। 1/6 का गुणा कर दो, 6 का भाग दे दो, बात बराबर है। 2 फलकों के लिए क्या करेंगे, 2/6 का गुणा कर दो, या एक फलक का जितना है उसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है,
वैद्युत क्षेत्र जब निकलता है तो किस तरीके से निकलता है, उसके निकलने का तरीका समझ लो। इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, समझ गए। इस तरीके से निकलेगा तो इधर से जितनी 3 लाइनें निकलेंगी तो इसमें से भी 3 लाइनें निकलेंगी, समझ गए। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक तरीका है, समझे। सब पे बराबर जी बराबर गुरुजी। फ्लक्स निकलेगा। चलो, तो सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि घन की भुजा की लंबाई पर निर्भर करेगा क्या फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म एल का नहीं आ रहा है। एक फ्लक्स से निकालने वाले पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एल का कोई टर्म नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा। ऐसे फिजिकली अगर समझना हो तो इस कमरे का साइज अगर तुम बड़ा भी कर दोगे तो अंदर क्या, अंदर जो आवेश है, इसका साइज, कमरे के साइज को चाहे छोटा कर दो चाहे बड़ा कर दो, हमको संपूर्ण फ्लक्स जब निकालते हैं तो आवेश अपान में एप्सिलॉन नॉट करते हैं। तो आवेश तो जितना है उसका आवेश, कमरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कमरे का साइज मान लो तुमने जादू से बड़ा कर दिया, लेकिन आवेश को मत गायब कर देना, आवेश को मत छेड़ो, तो आवेश जो अंदर होगा वो वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हेलो। या इसको जी ऐसे भी गुरुजी। समझ सकते हो कि इसी आवेश को किसी बड़े कमरे में ला के रख दोगे और उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। इसी आवेश को किसी जी छोटे से कमरे में रख दोगे तब भी संपूर्ण फ्लक्स निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक। जी गुरुजी। क्वेश्चन है हमारा कि यदि बिंदु आवेश को घन के भीतर केंद्र से हटाकर अन्यत्र रख दिया जाए तो फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसके रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि तुमको बताना है कि आवेश को कमरे के एकदम सेंटर पॉइंट से इधर कहीं पे हमने शिफ्ट कर दिया या कहीं दूसरी जगह पर रख दिया, तब संपूर्ण फ्लक्स जो संपूर्ण फ्लक्स जो सभी फलकों से संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स होगा वो तो वही रहेगा जो पहले जैसे क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये आवेश जिस फलक के करीब होगा उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस ज़्यादा होगा, उससे जो दूर फलक होगा उससे कम होगा, ठीक है। जिन जिन दीवारों के करीब होगा आवेश उनसे फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा निकलेगा और जिनके करीब दूर होगा उनसे कम निकलेगा। बस इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिल पाएगी। यहाँ पे हमने आवेश को S1 के ज़्यादा करीब रखा है, यहाँ से संबंध वैद्युत फ्लक्स φ1 है तो φ1 φ2 से ज़्यादा होगा। φ2 कहाँ का वैद्युत फ्लक्स है, इधर का S2 वाले फलक का। इसी प्रकार φ3 और φ4 अगर निकालेंगे तो दोनों से बराबर दूरी पर है, हमने केवल इसको इधर शिफ्ट किया, ऊपर थोड़ी ले गए, तो φ3 और φ4 बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं आर्डर में लिखूँगा तो बहुत सवाल बन सकता है। φ1 इज ग्रेटर दैन φ3 इक्वल टू φ4 इज लेस इज ग्रेटर दैन नहीं φ2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके ज़्यादा करीब हो गया, इससे दूर हो गया, इन दोनों से तो पहले जैसे था, इसमें स्थित जैसे थी वैसे स्थित इसमें है। तो इस तरीके से सवाल बनने के बहुत तरीके होते हैं, समझ गए। जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेश एक घन के कोने पर बिंदु आवेश क्यों रखा गया है, ज्ञात कीजिए। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ए पार्ट में कह रहा है, और बी पार्ट में कह रहा है घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एक कमरा हो गया मान लो, एक कोने पर, इस कॉर्नर पे मान लो तुमने आवेश रख दिया, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो φe संपूर्ण पूछ रहा है, ठीक है, मतलब छइयों फलक से गुजरने वाला। एक कह रहा है एक घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, φe एक फलक, ठीक है। फलक मतलब दीवार, कमरे के, अगर कमरे के फलक समझो तो दीवार, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, चलो इसको रिकॉर्ड कर। इसमें क्या है कि कोई घन है, घन के कोने पर तुम्हारा संपूर्ण वो लिख रखा हुआ है वैद्युत आवेश। तो आवेश का 1/8 भाग इस घन के अंदर आएगा, बाकी का 7/8 भाग बाहर जाएगा। तो φe संपूर्ण क्या हो जाएगा, Q अपान में
क्यू इंटू 1/8 अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आंसर। फिर इसमें से 3 फलक जो होंगी या 3 दीवारें जो इस आवेश को टच कर रही हैं उनसे निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य रहेगा, बाकी जो नहीं टच कर रही हैं उनसे कुछ न कुछ निकलेगा। तो यहाँ से फाई ई एक फलक के लिए निकालने, एक फलक का नहीं है, ये तो संपूर्ण है, समझ गए, ये यहाँ पे संपूर्ण है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, फाई 1 फाई 2 फाई 3। मेरा फाई 1 कौन होगा, यहाँ पे फाई 1 होगा, यहाँ पे ये फाई 2 होगा, इधर जो अपोजिट साइड में फाई 3 हो गया। इन तीनों से तो शून्य निकलेगा। फाई यहाँ पे फाई 6 होना चाहिए था, गलती लिख दी हमने। ठीक है, फाई 1 फाई 1 फाई 2 और फाई 3, इनसे तो कुछ न कुछ निकलेगा। उल्टा हमने इसमें क्या है ना, एक चीज़ देखना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। ये जीरो नहीं होंगे, तीनों जीरो, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो ये तीनों जीरो होंगे और ये जीरो नहीं होंगे, ये वाले तो इनकी वैल्यू कुछ होगी। तो यहाँ पे फाई 1 फाई 2 और फाई 3, यहाँ पे फाई, ये सब इक्वल होंगे, तो यहाँ पे फाई 1 लिख देता हूँ। फाई 1 फाई 1, तो यहाँ पे फाई 1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे गलती हुई थी, हमने यहाँ पे चूँकि ये फाई 1 है जो टच नहीं कर रहा, यहाँ पे भी इधर भी फाई 1 होगा, इधर भी फाई 2 होगा, और उधर साइड में यहाँ पे फाई 3 होगा, इस 6 वाले में फाई 6 होगा, इससे ज़ीरो निकलेगा, इधर से फाई 5 होगा, इधर से फाई 4 होगा, ये सब जीरो होंगे। तो ये होंगे जीरो। इसको कहो तो मैं और एक बार लिख देता हूँ, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस में फाई 4 फाई 5 प्लस में फाई 6 इक्वल टू क्यू अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और ये भी जीरो होगा, ये नहीं जीरो होंगे। तो फाई 1 प्लस फाई 2 फाई 3 इक्वल होंगे। तो इसको मैं और साफ साफ लिख देता हूँ, फाई 1 प्लस फाई 1 प्लस फाई 1 इक्वल टू क्यू अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई 1 इक्वल टू क्यू अपान में 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात। इसमें कीवर्ड क्या है, जो जो फलक इसको टच करेंगे उनसे वैद्युत फ्लक्स शून्य निकलेगा, जो इससे दूर होंगी, जो टच नहीं कर रही हैं, उनसे कुछ न कुछ निकलेगा। तो ये वो वाली ये वाली फ्लक्स जो है S1 S2 S3 टच नहीं कर रही हैं। ये क्वेश्चन है, देख लो तुम लोग। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः प्लस 10 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। प्लस 10 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, ये स्थिति है, एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज हमने मान लिया। 1 पर जो है A पर प्लस का 10 है, B पर प्लस का 20 है, और C पर माइनस का 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि तुमको इसमें आवेश बल निकालना, 10 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा। तो क्या है, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल दोनों निकाल लें और उनको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं किए थे क्या शैलेश तुम, पूछो तो। इसमें क्या है, ये वाला Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, F। अगर इसको हम Q1 बोल रहे हैं तो 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, ये परिमाण निकलेगा, ये सदिश राशि नहीं होती, परिमाण ही निकालते हैं हम। ठीक है, तो 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है 10, Q2 कितना है 20। ठीक है, अपान में बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.02 तो स्क्वायर हो गया। किसके अनुदिश होगा, धनावेश है, तो B से A की ओर होगा, B से B A के अनुदिश। ठीक है, इसको अगर तुम बनाओगे यहाँ पे, इस दिशा में ये बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये धनावेश है, धनावेश से धनावेश पर बाहर की ओर बल लगेगा, समझ गए।
प्रकाशित करेगा। फिर इसी प्रकार से 1 पर 3 के द्वारा लगाया गया। ये आवेश नंबर 1 है, ये 3 है। 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये -20 है, ठीक है। तो इसको मार लेते हैं हमेशा, तुम कूलम के नियम में देखे होगे। तो यहाँ पे 10 इंटू -20 भी कर दो अगर, ठीक है, लेकिन पूरे का मॉड लेंगे अपान में 0.02 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों से माइक्रो कूलम है तो इसमें गुणा कर लो यार, 10⁻12 का, ठीक है। इतनी बात आ गई, दोनों से सेम ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगी, ये भी सेम ही होगी, ठीक है। क्यों? तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू निकालो, ये किसके अनुदिश निकलेगा? ये निकलेगा, ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, तो ये अपनी ओर बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है, इस दिशा में। तो अब इन दोनों के जब हम कोण नापते हैं तो दोनों के जो है ना टेल मैच करने चाहिए। तो टेल में एक पॉइंट पे है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, और हेड बाहर निकलने चाहिए। अब ये इन कोणों को नाप लो, ये कोण कितना होगा, कितना होगा ये कोण? 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा 120 ले लोगे, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दोगे, रिजल्टेंट फोर्स को हम एफ मान लेते हैं, ठीक, एफ नेट लिख दो ऐसे, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एफ 1 2 का स्क्वायर प्लस में F13 का स्क्वायर प्लस में 2F12 और F13 और कास 120, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? 60 कैसे लगाओगे? दो वेक्टरों को तुम परिणामी निकाल रहे हो, तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण निकलेगा ना। तो वेक्टर का मैंने, इसमें तो यही कहानी है, एक वेक्टर तुम्हारा इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये वाला कोण लोगे, ये वाला ले लोगे क्या है? तो ये कभी नहीं लेना। कुछ लोग तो बेवकूफ़ी करेंगे, इधर वाला ले लेंगे, समझ गए मैंने क्या बोला? वेक्टर का कोण नापना है तो दोनों वेक्टरों को किसी एक पॉइंट से निकाल दो, समझ गए? या तो अब अगर ये वाला कोण नापोगे तो इस कोण में ये वाले वेक्टर को मान लो तुम पीछे रख दोगे, तो ये पहली बात, तो इस वाले कोण में वेक्टर आ ही नहीं रहा ये वाला, ठीक है। दोनों वेक्टर आने चाहिए, दोनों वेक्टर बाहर की ओर निकले या अंदर की ओर आए, नियम तो यही है, समझ गए? यही नियम है, कोई दूसरा है भी नहीं। कुछ कुछ तरीके ये भी होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। यही वेक्टर, ये वाला वेक्टर को मान लो तुम उठा के पीछे लगा देते तो ये स्थिति आ जाती, यहाँ पे ए है, ऐसे वेक्टर को उठा के पीछे से लगा दे तो ये वाली स्थिति आ जाती कि नहीं? क्यों? अभी इसका हेड ए पर मैच कर रहा है, मैं उठा के इसको, इसका टेल यहाँ पे मैच करा दूँ तो ये पीछे आ जाएगा। पूरा वेक्टर उठा के इधर रख दूंगा तो ऐसी स्थिति मिलेगी, ये वाला वेक्टर उठा के इधर रख दूंगा तो ऐसी स्थिति मिलेगी। तो ये कोण भी नाप सकते हो, समझ गए? ये वाला, ये भी 120 ही आएगा, ठीक है। तो या तो हेड हेड एक पॉइंट पे पॉइंटेड हो, या तो टेल टेल, समझ गए? एक जगह मिल रहे हो तो कोण हमेशा सही आएगा, गलत नहीं आएगा, समझे? बस यही है, यही सब ध्यान देने वाली बात है। तो बस इसकी तो वैल्यू सबकी सेम है, समझ गए? तो वैल्यू इसमें पुट करोगे, पुट करने के बाद कॉमन भी हो जाएगी, समझ गए? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको गुणा करोगे तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 4, ये वाली अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? 9 × 10⁻9 गुणे में 200 बटे में 2 दूनी 4, ऐसे में 10 की घात -4 बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -8,
है ना। ये 8 है, 9 है, इसको सॉल्व कर लोगे तो नौ, 8 में से 9 गए, एक घात बचेगी, फिर 2000 बटे 10 दूनी 20, दो दूनी 4, ठीक है। माइक्रो कूलम है ना, -8 आया 9, एक घात बची तो 2, तो 9/4 गुणे में 2000, तो कितना आ रहा है ये, 4 पंचे 20, 2 जीरो, 5 9 45, इतना आता है क्या, 4500 न्यूटन। हाँ तो बस ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी उतना इसकी भी वैल्यू होगी, ठीक है। ये वाला किसके अनुदिश होगा, ये वाला लिखे नहीं क्या हमने, ये वाला होगा हमारा उसके अनुदिश, एसी के अनुदिश, ए से एसी के अनुदिश, ठीक है। ए से सी की ओर लगेगा पहले, ये ठीक है, बस हो गया। ये भी उतना ही होगा वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसमें जब हमको वैल्यू पता ही चल गई है तो 4500 बाहर कर लेते हैं, ये भी 4500 होगा, ये भी 4500 होगा, ये भी 4500, ये भी 4500, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। हाँ बोलो, इसमें भी 1 का स्क्वायर बचेगा, बोलो। हाँ, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं हमें हमेशा, समझ गए। एक तो तरीका ये है, आवेशों को गुणनफल में मॉड लगा दो, या तो दोनों को आंशिक मान ले लो, समझ गए। आवेशों का आंशिक मान लो हमेशा, समझ गए, चिन्ह छोड़ दो। ज्यादा अगर बेहतर तरीका तो यही है कि मॉड ले लो, समझ गए। तो यहाँ पे 2 × 1 × 1 इंटू में cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 होती है शायद, क्यों। तो यहाँ से ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 4500 न्यूटन ही बचेगा, समझ गए, क्यों। बात समझ में आ गई। चलो ये 7वां क्वेश्चन नंबर है, ये 5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा 20 × 10⁻⁻19 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यदि इस बिंदु पर आवेश +q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा, ठीक है, अच्छा सवाल है। तुम्हारा क्वेश्चन था, एक आवेश है 5 × 10⁻⁻19 और दूसरा आवेश है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इनके बीच कोई ऐसा बिंदु ढूंढना है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। तो मान लिया हमने, माना बिंदु ए से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी बिंदु P पर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, E1 = 1/4 इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार E2 Q2 आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पर ई पर बिंदु P पर हमने मान ही रखा है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इसलिए दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है। इसकी दिशा किधर है, P से एक, इसकी दिशा P से B की ओर है, PB के अनुदिश है, और इसकी दिशा कितना है, P A के अनुदिश है। तो दोनों आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के लिए ये दोनों वैद्युत क्षेत्र के परिमाण है, ये परिमाण। अब वैद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, बस इनको क्या है कि इनका परिमाण बराबर हो जाए तो इनका परिणामी शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो जैसे इक्वल करेंगे तो इधर V1 की वैल्यू रखें, इधर E2 की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर x = ये
2 - x/x +-2 आएगा। और इसमें क्या है, सॉल्व करोगे, एक बार प्लस चिन्ह लेके तो +2 आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेगे तो -2 आएगा। इसमें से -2 असंभव है, 2/3 संभव होगा। x = 2/3 इन्हीं दोनों के बीच में की दूरी बीच के में कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हालांकि ये अगर देखा जाए तो इस वाले के ज़्यादा करीब है। फिगर अगर उतना, अगर फिगर में जो बन गया बन गया, ठीक है, हमको पता ही नहीं कहाँ पे मिलेगा पॉइंट, तो बाद में हमने जब कैलकुलेट किया तो हालांकि ओवरऑल अगर ध्यान दें तो जो आवेश ज़्यादा बड़ा होता है, जो छोटा होता है, उस छोटे वाले के करीब मिलता है हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर दोनों बराबर होंगे तो एकदम पीछे बीच में मिलेगी शून्य वाली स्थिति। अब इसके बाद क्या है, अगर इस बिंदु पर कोई आवेश क्यू रखेंगे तो इस बिंदु पर उत्पन्न जो भी होगा विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें आवेश में गुणा कर देंगे, तो जो भी आएगा वही बल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बराबर QE, क्यू की वैल्यू तो हमको दिया है, ई हमने अभी अभी निकाला है, यहाँ कंडीशन ही माना है कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ए बराबर 0 आ जाएगा। यही है हमारा फाइनल कहानी इसकी। ठीक, चलो इस तरह। अब देखो ये है, इसमें अगर कोई ये घन है, घन के ऊपर ही छत पर कोई आवेश रखा हुआ है, आधा पार्ट छत के ऊपर जाएगा, आधा पार्ट छत के अंदर आएगा, तो घन के अंदर कुल आवेश हमारा Q/2 बचेगा अगर ये आवेश Q है तो। इस वजह से टोटल कमरे इस वाले घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा Q × 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला अगर आवेश किसी दीवार में कहीं भी रखा हुआ है, बस कॉर्नर को छोड़ पे कहीं भी रखा हो, ठीक है, तो घन के अंदर जो आवेश आएगा वो आएगा Q/4, बाकी 3Q/4 बाहर चला जाएगा। तो जो आवेश